वीडियो पार्ट 2 कक्षा 12 विषय इतिहास अध्याय 14 विभाजन को समझना राजनीति स्मृति अनुभव। हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि और उसके कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। भारत के विभाजन के क्या कारण थे? इन कारणों को समझने के लिए हमको उसकी पृष्ठभूमि भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि कोई ऐसा कारण नहीं था कि एक घटना घटी या एक सभा हुई या जिसकी वजह से विभाजन हुआ। ये एक लंबा प्रोसेस जैसा चल रहा था काफ़ी दिनों से। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि विभाजन का कारण था जो समय समय पर सांप्रदायिक दंगे होते थे। हम देखेंगे कि ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जो दंगे होते थे वो कभी कभी हुए हैं, पर उससे आपसी भाईचारे और सौहार्द में कभी कोई कमी नहीं आती थी। तो दोनों जब कभी दंगे हुए उसके बीच के समय में ये लोग आपस में दोनों समुदाय हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहते थे। तो ये संभव है कि इन दंगों से दोनों समुदायों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ा हो, परंतु ये प्रमुख कारण नहीं थे विभाजन के। दूसरा कारण जो साहित्यकार बोलते हैं वो है ब्रिटिश की नीति फूट डालो और शासन करो, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिवाइड एंड रूल। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में ये नीति ज़्यादा उभर कर सामने दिखाई देती है हमको, और इसमें जो 1909 के चुनाव हुए उसमें सबसे प्रमुख वो दिखाई पड़ता है इसका कि ब्रिटिश ने बोला कि उनको मुस्लिम्स को पृथक चुनाव क्षेत्र देंगे, अर्थात उन्होंने ये ऐलान किया। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ने, जो कि उस समय की अकेली मुख्य पार्टी थी, उसने इसका पूरा विरोध किया, परंतु उसके बाद भी वो पृथक चुनाव क्षेत्र बना रहा। और 1919 में तो ये पृथक चुनाव क्षेत्र बल्कि और बढ़ गया, न केवल मुस्लिम्स के लिए बल्कि सिख और एंग्लो इंडियंस के लिए भी शुरू कर दिया गया। तो इससे क्या होता था? ये पृथक चुनाव क्षेत्र देने से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। जो नेता पहले चुनाव के समय केवल राजनीतिक अपने उद्देश्यों और कारणों पर बात करते थे, अब वो धर्म विशेष के बारे में बात करने लग गए और अपने अपने समुदायों को लाभ दिलाने के लिए ऐसे प्रयत्न करने लगे। इसमें आपस में फूट पड़ने लगी थी। लेकिन इसको भी एक अगेन वही है कि छोटे छोटे ये कारण सबसे इनका प्रभाव पड़ा और विभाजन हुआ, पर कोई एक कारण नहीं था। जो सांप्रदायिक दंगे थे उनका भी असर हुआ होगा, और ये ब्रिटिश की फूट डालने की नीति, फूट डालो और शासन करो की नीति से भी। इससे उसी समय में मतलब प्रथम और द्वितीय दशक थे 1900 मतलब 20वीं सदी में, उसमें कुछ और भी चीज़ें हुई, छोटी घटनाएं या कुछ जिससे हिंदू और मुसलमानों की जो अस्मिताएं थी, उनकी आइडेंटिटीज़ थी, वो जैसे और अलग अलग पक्की हो गई। क्या थे? जैसे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। 1915 में नागपुर में हिंदू महासभा की। इसके अतिरिक्त जैसे कुछ छोटी चीज़ें, जिसको मैं छोटी चीज़ कहती हूँ, उस समय लाइक उनको हो सकता है जिस समुदाय के साथ हुआ उनको बड़ा लगा हो। जैसे मैं छोटी चीज़ कह रही हूँ इतिहास में आपकी घटनाओं के बारे में, नॉट कि वो चीज़ समुदाय के लिए छोटी या बड़ी थी। जैसे मस्जिद के सामने संगीत होना, गौरक्षा आंदोलन, आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन, ये सब इन चीज़ों से
मुसलमानों में नाराज़गी बढ़ी। दूसरी ओर 1923 के बाद तबलीगी और तंजीम, ये जो मुस्लिम ने घर घर जाकर प्रचार करना और संगठन को और बढ़ावा देना किया, उससे हिंदुओं में नाराज़गी हुई। तो इन सब चीज़ों से दोनों समुदायों में आपस में अविश्वास आने लग गया था, अविश्वास और संशय भी। 1937 में प्रांतीय संसदों के लिए चुनाव हुए। इन चुनावों में 11 प्रांत थे उस समय, जिसमें से कांग्रेस को 5 में स्पष्ट बहुमत मिला। तो हम देख सकते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी दल था जिसको पूरे सबसे ज़्यादा लोगों का, जनता का सहयोग था, और 5 में पूर्ण बहुमत मिला और 2 में मिलाकर उसके 7 प्रांतों में उसने सरकार बनाई। मुस्लिम लीग को एक भी प्रांत में बहुमत नहीं मिला। तो हम देख सकते हैं कि अभी तक मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लीग मुसलमानों के बीच में अपना विश्वास पैदा नहीं कर पाई थी। किंतु मुस्लिम लीग सरकार में हिस्सा चाहती थी और उसने पेशकश की कि संयुक्त प्रांत, जिसको अब यूपी का हिस्सा है ज़्यादा, मतलब जिसमें यूपी बन गया है, तो संयुक्त प्रांत में वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहती थी, हिस्सा चाहती थी। कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया। उसके 2 प्रमुख कारण थे। एक तो कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था, उसे किसी और दल की आवश्यकता नहीं थी, और दूसरा, दोनों दलों में सैद्धांतिक मतभेद भी थे। जैसे कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष दल है, मुस्लिम लीग केवल मुसलमानों के लिए। एक दूसरा जो दोनों में अंतर था, कांग्रेस दल जमींदारी प्रथा के विरुद्ध था और मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती थी। तो इन सब अंतरों की वजह से कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग की ये रिक्वेस्ट कि वो उसको भी साझा करें सरकार में। ये मुस्लिम लीग दोनों समुदायों के बीच में अविश्वास और संशय की भावना को बढ़ावा देती रही, क्योंकि उसे पता था कि यही उसके प्रयोजन को सफल बना सकता है। कांग्रेस इस अविश्वास को दूर करके आपसी भाईचारा और सौहार्द की भावना लाने के बहुत प्रयत्न करती रही, पर वो सफल नहीं हुए। इसके बाद नहीं, बल्कि ये तो 1937 में इलेक्शन हुए हैं, उसके पहले ही 1930 में उर्दू के एक कवि मोहम्मद इकबाल, बहुत प्रसिद्ध कवि थे और वो पाकिस्तानी हो गए बाद में, उन्होंने ऐसे मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय पद से बोलते हुए कहा कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनको स्वायत्तता मिलनी चाहिए। आप ये ध्यान देना कि इसमें उन्होंने कोई अलग देश की बात नहीं की, अलग राष्ट्र की बात नहीं की। वो केवल ये कहते हैं कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में मुसलमान ज़्यादा हैं उनको कुछ स्वायत्तता मिलनी चाहिए ताकि वो अपने अलग निर्णय ले सकें। इसके अतिरिक्त ये, हाँ, बाय द वे, आपको शायद जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये वही कवि हैं जिन्होंने गीत लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हम आज भी गाते हैं। 1933 और 35 में एक पंजाबी छात्र थे जो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, उन्होंने आर्टिकल्स लिख के ये सजेस्ट किया कि जो मुसलमानों का देश बने उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। ये शब्द पाकिस्तान कहाँ से आया? वो उन्होंने ये किया कि जो राज्यों को मिला के पाकिस्तान बनाना चाहते थे उनका पहला या आखिरी हिस्सा ले लिया। जैसे पी लिया पंजाब से, ए लिया अफ़गानिस्तान से, के लिया कश्मीर से, और एस लिया सिंध से, एंड बलूचिस्तान का आखिरी हिस्सा स्थान ले लिया। तो इस तरह से पाकिस्तान हो गया।
जिस समय उन्होंने ये सजेशन किया उस समय मुस्लिम लीग ने भी इसको और किसी ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने सोचा एक छात्र ने यहाँ से ही लिख दिया है। उसके बाद 1940 में फिर से मुस्लिम लीग ने क्या कहते हैं स्वायत्तता की मांग की। इस बार ये मांग अगेन उनके अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षीय पद से भाषण देते हुए सिकंदर हयात खान ने की थी। सिकंदर हयात खान पंजाब के यूनियनिस्ट दल के नेता थे। फिर से कोई विभाजन की बात नहीं है अभी भी, और वे केवल स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। बल्कि यहाँ तक कि एक साल के बाद जब कुछ किसी विषय पर बात हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ऐसी पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें एक तरफ मुस्लिम राज और बाकी तरफ हिंदू राज होगा। उन्होंने आगे बोला कि अगर पाकिस्तान का मतलब है कि पंजाब में खालिस मुसलमान राज कायम हो और हिंदू राज अलग होगा तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। वे केवल मुस्लिम स्वायत्तता चाहते थे। हो सकता है इवन जिन्ना भी शायद इसको खाली एक पैतरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया और कांग्रेस स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इससे अंग्रेज़ों को सत्ता हस्तांतरण के लिए भारतीय पक्षों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होना पड़ा। परंतु उन्होंने कहा वो जो ये बातचीत या वार्ता होगी वो युद्ध के बाद होगी। 1945 में युद्ध समाप्त हो गया और वार्ता आरंभ हुई। वार्ता करके एक कार्यकारिणी का सुझाव दिया गया कि एक कार्यकारिणी बनाई जाए। इसमें एक आश्चर्यजनक बात ये हुई कि जिन्ना ने मांग रखी जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। जिन्ना ने कहा कि इस सभा में जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनका चुनाव केवल मुस्लिम लीग करेगी। अभी तक मुस्लिम लीग ने कहीं ऐसा नहीं दिखाया था कि सारे मुस्लिम उसको सपोर्ट करते हैं। तो सभी लोगों को इससे आश्चर्य हुआ क्योंकि जो उस समय के मुस्लिम नेता थे वो ज़्यादातर कांग्रेस के साथ थे। यहाँ तक कि जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल था उसका नेतृत्व मौलाना आज़ाद कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ मुस्लिम्स को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने ये सुझाव कार्यान्वित नहीं हो पाया, कार्यकारिणी नहीं बन पाई। इसके बाद 1946 में पुनः प्रांतीय चुनाव हुए। अब एक छोटे से समय में, अभी अपने पहले 1937 में चुनाव देखे थे, 40 की बात सुनी थी मुस्लिम लीग ने क्या कहा था स्वायत्तता के बारे में और सिकंदर हयात खान ने। लेकिन अभी हमें 40 में कुछ अंतर दिखाई देता है। 1946 में जब पुनः प्रांतीय चुनाव हुए तो उसमें जो सामान्य सीटें थी उसमें तो कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। उसको करीब 91.3% वोट मिले और मुस्लिम लीग को खाली जो मुस्लिम क्षेत्र था चुनाव क्षेत्र उसमें से 86 है ना, 86.6% वोट मिले। हालांकि ये सोचने की बात है कि इस समय वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को होता था। मे बी करीब 10 से 12% लोगों के पास वोट का अधिकार था। लेकिन तब भी उन लोगों में जिनके पास वोट का अधिकार था उसमें से मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता मिली। स्पेशल मुस्लिम जो चुनाव क्षेत्र थे उनमें। इसके बाद हम आते हैं कैबिनेट मिशन पर। कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन क्या था?
इसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने भेजा था और ये एक 3 सदस्यीय मिशन था या दल था, ग्रुप कह लीजिए। पर इसको भेजा गया कि मुस्लिम लीग की मांग का अध्ययन करेगा और स्वतंत्र भारत के लिए उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाएगा। इसके सदस्य थे लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड एवी अलेक्जेंडर, एडमिरल्टी के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। इस मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और उसके बाद एक त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। महासंघ जैसे एक फेडरेशन जैसा होता है। इसमें भारत का विभाजन नहीं होना था, केंद्रीय सरकार काफ़ी कमज़ोर रहती, उसके पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का जिम्मा होना था, और जो बाकी मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। ये 3 समूह थे। पहला क, हिंदू बहुल प्रांत, ख, मुस्लिम बहुल प्रांत भारत के पश्चिमोत्तर के, और ग था पूर्वोत्तर में, जिसमें आसाम भी शामिल होता है, भारत के उत्तर पूर्व में मुस्लिम बहुल प्रांत। इन तीनों ही उसमें जो प्रांतों में माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियां भी रहने की बात थी। विधायी माने जो लेजिस्लेटिव, जैसे जो हमारे असेंबलीज का काम होता है, कानून बनाना और नियम बनाना, ये भी इनके पास होता। शुरू में सभी दलों ने इसको स्वीकार कर लिया, पर समस्या क्या आई जब ये स्पष्ट हुआ कि दोनों दलों ने इसका अलग अलग व्याख्या की थी, अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया था, और उनकी मांग भी थोड़ी सी अलग थी। लीग की मांग थी कि ये समूहबद्धता अनिवार्य हो, और उससे भी ज़्यादा समूह ख और ग के पास, समूह ख कौन सा था, जो पश्चिम में बनने वाला था, और ग था जो पूर्व में बनने वाला था, पूर्वोत्तर एवं पश्चिमोत्तर में। इनके पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस का डिफरेंट था, दूसरा विचार था। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिले, केवल मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल नहीं, जो जिसमें जाना चाहता है वो उसमें जाने का अधिकार हो उसके पास। इसके अतिरिक्त वो इस स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी कि समूहबद्धता शुरू में अनिवार्य होगी, परंतु एक बार संविधान बन जाने के बाद उसके पास समूह से निकलने का अधिकार होगा और बदली परिस्थिति में नए चुनाव कराए जाएंगे। अंततः कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव को नहीं माना। कैबिनेट मिशन एक तरह से आखिरी रास्ता था स्वतंत्रता मिलने के लिए और विभाजन रोकने के लिए। जब कैबिनेट मिशन नहीं माना गया तो इसके उपरांत विभाजन एक तरह से अपरिहार्य हो गया, अनअवॉइडेबल। कैबिनेट मिशन से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया। उसी दिन कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए और ये कई दिनों तक चलते रहे, जिनमें हज़ारों लोग मारे गए। हिंसा वहाँ तो थमी थोड़ी सी कलकत्ते में, किंतु धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में भी फैलने लगी और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। शांति बहाल करने का कोई और रास्ता नहीं था। कांग्रेस और पंजाब के सिख नेता इस बात को मान गए थे कि विभाजन एक अनिवार्य विकृति है। विकृति माने निकृष्ट, बहुत बुरा विकल्प है, परंतु अकेला विकल्प है, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
इस हिंसा को रोकने के लिए कांग्रेस ने भी प्रयत्न किए थे और गांधी जी तो लगातार कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी इस विभाजन के बिल्कुल विरुद्ध थे। गांधी जी और सीमांत गांधी भी, तो ये दोनों मिलके काफ़ी प्रयत्न करते रहे। और गांधी जी तो जगह जगह गए, बहुत बहुत दिन तक रहे, जहाँ पे भी उनको लगा कि कोई हिंदू या मुस्लिम पर हिंसा हो रही है। परंतु उसको रुक नहीं रही थी, और आखिरकार कांग्रेस ने पंजाब को हिंदू सिख बहुल और मुस्लिम बहुल दो भागों में बांटने की मंजूरी दे दी। एक तरफ जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा होंगे मुस्लिम बहुल, और दूसरी तरफ जहाँ हिंदू और सिख लोग हों उस के आधार पर बांटने की मंजूरी दी है कांग्रेस हाईकमान ने। और ये सुझाव दिया गया कि बंगाल के लिए भी इसी सिद्धांत को अपनाया जाए। और इसके बाद 3 जून को माउंटबेटन प्लान के अनुसार कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख प्रतिनिधियों तीनों ने विभाजन के लिए औपचारिक स्वीकृति दे दी। इस तरह से हिंसा और ये सारे कारणों को देखते हुए जब और कोई विकल्प नहीं था, तो भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस ने भी सहमति दे दी, और सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने। थैंक यू।